Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about control of breathing, transport of gases and respiratory pigments. Control of breathing is the phenomena which is done with the help of breathing center in brain. ब्रेन में जो ब्रीथिंग सेंटर है उसके दो पार्ट्स हैं. मेडुला भी इन्वॉल्व है, मेन काम मेडुला कर रहा है और पॉन्स भी उसके साथ हेल्प करता है. जो ब्रीदिंग सेंटर है उसका एक वेंट्रल पार्ट और एक डोर्सल पार्ट है. वेंट्रल पार्ट इज द इंस्पायरेटरी सेंटर एंड डोर्सल पार्ट इज द एक्सपायरेटरी सेंटर. अच्छा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का भी रोल है रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट को कंट्रोल करने का. और सेरेब्रल कॉर्टेक्स कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, दोनों काम कर सकते हैं. ठीक है जी. तो अगर हम जैसे योगा कर रहे हैं या वैसे डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आपको शायद अंदाजा हो कि अगर गुस्सा चढ़े तो बड़ा अच्छा होता है कि डीप ब्रीदिंग करें. 10 की काउंटिंग पे सांस अंदर लेके जाएं, 1 2 3 4 5 इंस्पिरेशन करें, फिर होल्ड करें 10 सेकेंड्स के लिए, फिर 10 सेकेंड्स में एक्सपायरेशन करें. उससे आपके लंग्स के अंदर जो एयर मूवमेंट है वो बहुत अच्छी होती है. योगा सारे का सारा है ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और बहुत सारे जिक्र होते हैं, जिक्र तनफ़ुस जिन्हें कहते हैं, जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह. अब इब्न अरबी को मेरे ख्याल में आप लोग आजकल देख ही रहे होंगे. दे डू दैट सॉर्ट ऑफ जिक्र ऑफ अल्लाह अटैचिंग इट विद द ब्रीदिंग. ठीक है जी, कि हर सांस के साथ कलमा या अल्लाह का नाम पढ़ा जाए. तो वो बहुत सारी यानी फील्ड्स में जो ब्रीदिंग है वो कंट्रोल भी की जाती है. एंड अ पर्सन कैन स्टॉप ब्रीदिंग बाय विल, और रोक के रख तो सकते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन का लेवल बहुत लो हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत हाई हो जाए, तो फिर वो पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा. जैसे ही अनकॉन्शियस होगा तो वो जो उसने अपनी मर्जी से अपनी ब्रीदिंग को रोका हुआ है वो ब्रीदिंग रिज्यूम हो जाएगी. ठीक है जी. लेकिन आम हालात में वैसे हम तो थोड़ी देर के लिए सांस रोक सकते हैं. जो डीप डाइवर्स होते हैं, डाइवर्स जो होते हैं यानी जो पानी में डाइव करके कुछ देर तक अंदर रहते हैं, वो अच्छी ब्रीदिंग कंट्रोल कर सकते हैं अप टू 5 मिनट्स. हमसे तो शायद 1 मिनट भी मुश्किल से हो. और स्पेशल जो ट्रेंड लोग होते हैं जो इसकी ट्रेनिंग्स करते हैं, वो 10 मिनट्स तक भी अपनी ब्रीदिंग को इवन रोक सकते हैं. तो स्लो और डीप ब्रीदिंग रेट जो है ना, वो एक्चुअली इट्स वेरी गुड फॉर आवर बॉडी. और जितना फास्ट और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो उतना ज़्यादा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाए. अच्छा, इसके साथ ही इमोशंस का भी इफेक्ट होता है, और वो किसके थ्रू होता है? लिम्बिक सिस्टम के थ्रू. दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सेंटर, और डिफरेंट इमोशंस के साथ हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है वो चेंज हो सकता है. दिस इज स्कीमेटिक स्केच विच इज शोइंग दैट इंक्रीज्ड आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़े तो साथ ही क्या होता है कि पीएच भी डिक्रीज होता है. अभी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा उतना हाइड्रोजन आयन प्रोडक्शन बढ़ती है. ठीक है जी. तो ये इस चीज़ को डायरेक्टली भी बॉडी डिटेक्ट करती है. डिफरेंट ब्लड वेजल्स में कीमो रिसेप्टर्स हैं जो इस चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं, और ब्रेन का जो ब्रीदिंग सेंटर है मेडुला, उसमें भी कीमो रिसेप्टर्स हैं जो इसको डिटेक्ट कर रहे हैं. 70% इस डिटेक्शन में रोल मेडुला का है, 30% जो ब्लड वेजल्स है उनका है. बहरहाल ये एफरेंट इम्पल्स है जो कि नर्वस सिस्टम की तरफ आ रहा है. और मेडुला का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो फिर मैसेज करेगा. किसको मैसेज करेगा? ये यानी सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज आ रहा है एक्चुअली, और ये अब मोटर न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज जा रहा है टुवर्ड्स रेस्पिरेटरी मसल्स विच आर द इफेक्टर्स, एंड दे इंक्रीज देयर मूवमेंट विच इंक्रीजेस द वेंटिलेशन. इंस्पायरेशन भी बढ़ जाएगी, एक्सपायरेशन भी बढ़ जाएगी, ब्रीथिंग ज़्यादा हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी, डीपर हो जाएगी, एंड दैट कैन रिजल्ट इन डिक्रीज लेवल ऑफ आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड पीएच, और ये नॉर्मल पे वापस आ जाएंगे. ये सूरत हाल अमूमन कब हो सकती है? जैसे हम रनिंग स्टार्ट करें तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो उसके नतीजे में हमारी ब्रीदिंग इस तरह बढ़ जाती है और बॉडी से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है. Now we come towards transport of gases. First is oxygen. 97% of oxygen is transported in the body as oxyhemoglobin. ठीक है जी. ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है हीमोग्लोबिन से तो एक मॉलिक्यूल बनाता है विच इज कॉल्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन. 3%
ऑफ हीमोग्लोबिन मूव्स एज डिजॉल्व्ड, यानी जो प्लाज्मा है उसकी बहुत कम सलाहियत है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करे, सिर्फ 3% उसके जरिए मूव करे। बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन डिपेंड्स एट द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ हाई होगा प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो जाएगा, और ये बाइंडिंग रिवर्सिबल है, ठीक है जी। यानी कि ये देखें, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स इज गोइंग टू द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या हैं? पैकेट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ पे ये ऑक्सीजन जब रेड ब्लड सेल्स में आएगा तो उसके अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी के बाकी पार्ट्स की तरफ जाएगा एंड इट इज गोइंग टू, अब यहाँ पे जब पार्शियल प्रेशर या ऑक्सीजन का जो प्रेशर है इर्द गिर्द ये ज्यादा है, इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल नहीं है। सो व्हेन इट रीचेस इन दोज एरियाज ऑफ द बॉडी जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, यानी बॉडी के सारे टिश्यूज, लंग्स के अलावा बॉडी के सारे पार्ट्स, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, सॉरी लंग्स के अलावा लिवर, स्टमक, मसल्स, बोन्स, हर जगह पे जब ये पहुंचेंगे ब्लड सेल्स, देन दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन, ठीक है जी। ऑक्सीहीमोग्लोबिन यहाँ बन गया और यहाँ पे टूट गया। जब ऑक्सीजन मिल रहा था इसे, इसने इसको ले लिया और बाइंड कर लिया अपने साथ, क्योंकि ये एक अभी हम आगे हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन इज अ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल। wherever there is more oxygen available it will take it up, and wherever it is required it will give it up. So oxygen is delivered to the cells and they are going to utilize them. अब ये जो विदाउट ऑक्सीजन यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड सेल्स हैं, ये जब लंग्स में दोबारा पहुंचेंगे तो फिर वो मजीद ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेंगे। So one hemoglobin can bind with 4 oxygen molecules, और इसके लिए एंजाइम चाहिए होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड और बॉडी डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विद ऑक्सीजन। जितना हीमोग्लोबिन ब्लड में होगा उसी लिहाज से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उस ब्लड की या उस पर्सन की ज्यादा होगी। Transport of carbon dioxide is more complicated as compared to transport of oxygen. 70% of carbon dioxide is transported as bicarbonate ion, और ये खास फिनोमेना के जरिए होता है जो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, विच इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट फिनोमेना। 23% ट्रांसपोर्ट करता है एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है अगेन ये डिपेंड करता है ऑन द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ अटैच कर लेगा। जहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, यानी अगर हम इसी डायग्राम को देखें कि यहाँ से जब ब्लड गुजरेगा तो हीमोग्लोबिन अपने साथ अटैच कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, और जब ये लंग्स में पहुंचेगा तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और उसकी जगह ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा। सो हीमोग्लोबिन दोनों के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले कर रहा है, ऑक्सीजन में ज़्यादा 97% और कार्बन डाइऑक्साइड में कम 23%। 7% of carbon dioxide can move in the body in the form of dissolved in the plasma। देखें ये पेरिफेरल सेल्स यानी बॉडी के टिश्यू सेल्स हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए काफ़ी सारा 7%। अब ये परसेंटेजेस थोड़ी सी आपके टेक्स्ट बुक से डिफरेंट है। 7% डिजॉल्व की फॉर्म में जाएगी, 23% हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, और 70% जो है वो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर होके ब्रेक डाउन हो जाएगा, और फिर उसके साथ एक क्लोराइड शिफ्ट फिनोमेना होगा जिसको भी हम डिटेल से स्टडी करते हैं। दिस इज द क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेना। इसमें होता क्या है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन प्लाज्मा इट डिफ्यूजेस इनटू रेड ब्लड cells. When it enters into red blood cells, it can react with water in the presence of enzyme कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसी एंजाइम का नाम अभी हमने थोड़ी देर पहले भी लिया था यहाँ पे, यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वही ऑक्सीजन की अटैचमेंट विद द हीमोग्लोबिन में रोल प्ले कर रहा है, और यही एंजाइम एक दूसरा काम भी कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करवा रहा है वाटर के साथ। अब कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म्स एन एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है जी। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये आयोनाइज हो सकता है, और आयोनाइज होके क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है जैसे जैसे रेड ब्लड सेल में बनता जाता है डिफ्यूज होके बाहर जाता है प्लाज्मा में, ठीक है जी।
और जो हाइड्रोजन आयन बना है ये भी ऐसे नहीं रहेगा। अगर ये ऐसे ही रहेगा तो इसका क्या मतलब है, ये एसिडिटी बढ़ा देगा। ब्लड सेल्स को, बॉडी के सारे सेल्स को एक नॉर्मल पीएच पे रहना बड़ा ज़रूरी है। कहीं अगर कोई स्पेसिफिक पीएच रिक्वायरमेंट है, जैसे स्टमक में, वहाँ पे एचसीएल प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन सेल्स जितने भी बॉडी के हैं उनकी एक स्पेसिफिक पीएच रेंज है। इसी तरह जो ब्लड और प्लाज्मा है उसकी एक स्पेसिफिक पीएच रेंज है। सो ये जो हाइड्रोजन आयन है इसको बफर करने में किसका रोल है, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन एक और काम कर रहा है। देखिए पहले हमने कहा ऑक्सीजन के साथ अटैच हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। फिर हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो रहा है, उसके साथ बना रहा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन के साथ अटैच हो रहा है और बना रहा है हीमोग्लोबिनिक एसिड, HHB। ठीक है जी। और इसके लिए ये बफर का काम कर रहा है। व्हाट इज बफर? बफर इज अ सब्सटेंस जो कि एसिड ऐड हो जाए उसको भी न्यूट्रल कर दे, बेस ऐड हो जाए उसको भी न्यूट्रल कर दे। तो यहाँ पे जो एसिड है वो ये H+ आयन, जो कि कार्बोनिक एसिड के ब्रेक डाउन की वजह से, आयोनाइजेशन की वजह से बना है। इसको कंटिन्यूसली हीमोग्लोबिन अपने साथ अटैच करता जाएगा। इसका एक फायदा भी होता है। असल में जहाँ पे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वहीं पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। जब H+ आयन बनता है तो उस वक्त हीमोग्लोबिन इस फॉर्म में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला है HbO8। हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन अटैच है। 4 ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन एटम है? 8। इसलिए HbO8 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। HbO8 की ब्रेक डाउन ताकि वो ऑक्सीजन रिलीज करे जिसकी जरूरत है। ठीक है ना, बॉडी के सेल्स को यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए। दिस breakdown of oxyhemoglobin is facilitated by this हाइड्रोजन आयन। ये जो हाइड्रोजन आयन है ये हीमोग्लोबिन को कहेगा कि मेरे साथ दोस्ती कर लो, तो वो हीमोग्लोबिनिक एसिड बना देगा। और उस ऑक्सीजन को, पहले उसने ऑक्सीजन से दोस्ती की थी, अब ऑक्सीजन को छोड़ दिया है, अब हाइड्रोजन आयन से दोस्ती कर ली। ठीक है। और अभी ऑक्सीजन जो ये कहता है मैं नहीं तुम्हारे साथ रहता है, वो बाहर चला गया, डिफ्यूज होकर कहाँ चला गया, प्लाज्मा में। यहाँ से कहाँ चला जाएगा, बॉडी सेल्स तक। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर भी कुछ होना है। सेल्स में पीएच भी बैलेंस होना चाहिए और आयंस भी बैलेंस होने चाहिए। जब नेगेटिव आयन बाहर जा रहे हैं तो सेल का जो आयन या चार्ज बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको भी बैलेंस में रखना है कि जितने नेगेटिव बाहर जा रहे हैं उसके जवाब में उतने ही नेगेटिव अंदर आए। ठीक है ना। सो जितने बाइकार्बोनेट आयंस डिफ्यूजन के जरिए प्लाज्मा में बाहर जा रहे हैं, तो एक प्रोटीन है जिसका काम ये है कि वो, it is a transport molecule which is present in the RBC membrane। इसका नाम है बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन। ठीक है जी। यहाँ पर यानी कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कि एक डायरेक्शन से, ये शायद आपको फर्स्ट ईयर से याद हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन चार्ज पार्टिकल्स को, आयंस को ऐसे बिल्कुल नहीं गुजरने, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर आयंस को नहीं गुजरने देता। ठीक है जी। उसके लिए स्पेसिफिक गेट्स चाहिए, सोडियम के लिए अलग गेट चाहिए, पोटाशियम के लिए अलग चाहिए, क्लोराइड के लिए अलग चाहिए। तो यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन है विच इज द कैरियर प्रोटीन, और वो दो चीजों को एक वक्त में मूव कर रहा है, बाइकार्बोनेट को और क्लोराइड को। बाइकार्बोनेट को बाहर निकाल रहा है, रास्ता खुलेगा तो डिफ्यूजन होगी, और वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है क्योंकि खास मॉलिक्यूल से हो रही है, सिंपल डिफ्यूजन नहीं। ये सिंपल डिफ्यूजन है, गैसेस बगैर किसी गेट के बाहर अंदर जा सकती, because they are very small and they can move through lipid bilayer as well. आयंस कभी भी बगैर स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स के मूव नहीं कर सकते थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात आपने याद रखनी, ये आगे भी नर्वस सिस्टम में बहुत काम आएगी ये बात। तो यहाँ पे जो दो आयंस हैं जिनकी मूवमेंट हो रही है, दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, बाइकार्बोनेट भी और क्लोराइड भी। हो क्या रहा है कि ये जो बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन है ये बाइकार्बोनेट को बाहर निकाल रहा है प्लाज्मा में अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्यों? यहाँ पे मुसलसल जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अंदर आया है वो कार्बोनिक एसिड बना कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की वजह से, और वो आयोनाइज हुआ, बाइकार्बोनेट बन गया। अब अंदर बाइकार्बोनेट बनता चला जा रहा है क्योंकि इर्द गिर्द जो सेल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते चले जा रहे हैं। ये बाइकार्बोनेट आयन जो आरबीसीज में बनता चला जा रहा है ये बाहर जाएगा क्योंकि यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ज्यादा, इधर कम है, एक ग्रेडियंट बन गया। ठीक है जी। बाहर प्लाज्मा में क्लोराइड ज्यादा है, जब नेगेटिव आयन यहाँ ज्यादा होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयन शिफ्ट करेगा, मूव करेगा डिफ्यूजन के जरिए, क्योंकि
नेचुरली आउटसाइड रेड ब्लड सेल्स और मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स के बाहर क्लोराइड आयन ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और सेल्स के अंदर कम होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड. सो this movement of two negatively charged ions at a time with the help of a special carrier protein called bicarbonate carrier protein is called chloride shift or Hamburger phenomenon. अब होता क्या, अभी जो क्लोराइड आयन अंदर आ गया है, ये भी अगर ज़्यादा इकट्ठा होता रहे यहाँ पे तो वो भी प्रॉब्लम है. अब सेल्स के अंदर जो सोडियम है वो सेल्स के बाहर सोडियम ज़्यादा है, सेल के अंदर पोटाशियम ज़्यादा है. ये बात हम पढ़ेंगे. सोडियम पोटाशियम पंप वैसे आपने पढ़ा है. You have learned about active transport earlier in classes and you have learned about sodium potassium pump कि सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है, सेल्स में से सोडियम को बाहर निकालता है, पोटाशियम को अंदर करता है. तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा होता है, पोटाशियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा. तो जो ये बाइकार्बोनेट आयन बाहर आता है, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है. सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस पीएच वाइज भी, चार्जेस के लिहाज से भी. जो क्लोराइड अंदर आया है वो रिएक्ट करेगा, सेल के अंदर पोटाशियम ज़्यादा है, पोटाशियम के साथ रिएक्ट करेगा, पोटाशियम क्लोराइड बना देगा. अब पोटाशियम क्लोराइड जो है वो पीएच वाइज भी न्यूट्रल है और चार्ज के लिहाज से. ठीक है जी, यही सब कुछ. अच्छा, ये डायग्राम अगर आपको इजी लगती है, सिंपल लगती है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम इज वेरी गुड. सिंपल है, आसानी से जल्दी बन सकती है, और ये पूरा क्लोराइड शिफ्ट का कंसेप्ट बिल्कुल सही बता रही. जो बुक की डायग्राम है वो समझा रही है, लेकिन वो बनानी पेपर में टाइम टेकिंग है और थोड़ी डिफिकल्ट है. ये वही चीज़ है जो बुक में है, जो भी हमने पढ़ी है. गैस एक्सचेंज एट रेस्पायरिंग टिश्यू क्या हो रहा है, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के जरिए जा रहा है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये कितना था, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा 7%, 23% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जा रहा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और 70% कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है इस फॉर्म में कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की प्रेजेंस में, बाइकार्बोनिक एसिड बनेगा, बाइकार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा, आयोनाइज होगा, H+ आयन अलग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा. ये हीमोग्लोबिन अभी खाली नहीं था, इसके पास ऑक्सीजन अटैच था, लेकिन हाइड्रोजन आयन की वजह से ये जल्दी से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, हीमोग्लोबिनिक एसिड बन जाएगा. हीमोग्लोबिन यहाँ पे बफर का काम कर रहा है, ये ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा, टिश्यूज ले लेंगे इसे. ये जो बाइकार्बोनेट आयन बना है ये एक कैरियर प्रोटीन के जरिए बाहर जाएगा सेल से, रेड ब्लड सेल से. उसकी जगह लेने के लिए, आयन बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड अंदर आएगा. क्लोराइड जो अंदर आएगा पोटाशियम से रिएक्ट करके पोटाशियम क्लोराइड बनाएगा, और जो बाइकार्बोनेट बाहर गया है वो सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा. अब ये जो कुछ टिश्यूज में हुआ है इसके बिल्कुल उलट सब कुछ हो जाना है लंग्स में. डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो ये 7% थी, ये चली जाएगी एल्वुलर एयर में. हीमोग्लोबिन जो रिएक्ट किया हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये डिसोसिएट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा. अब ये अवेलेबल है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलर एयर में चला जाएगा. जो बाइकार्बोनेट बाहर सोडियम के साथ थे वो सोडियम से अलग हो जाएंगे, बाइकार्बोनेट आयन बन जाएगा. वही कैरियर प्रोटीन अब ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी, बाइकार्बोनेट आयन को अंदर लेके आएगी, क्लोराइड को बाहर निकालेगी. ये बाइकार्बोनेट जो अंदर आ गए हैं ये हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे. कार्बोनिक एसिड को कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वही एंजाइम जिसने पहले वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाया था, अब वही इसको ब्रेक डाउन करेगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएंगे. ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगा फ्रॉम रेड ब्लड सेल्स टू द एल्वुलर एयर. और ये जो हीमोग्लोबिन है ये इसका हाइड्रोजन अलग हो गया, अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दोबारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा. ठीक है जी. Now we come towards respiratory pigments. There are two pigments which are discussed in your text. वैसे ऑल ऑर्गेनिजम्स में और भी बहुत तरह के पिगमेंट्स हैं जो रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ह्यूमंस के अंदर दो इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट हैं. एक है हीमोग्लोबिन और नेक्स्ट है मायोग्लोबिन. ठीक है जी. ये टाइपो एरर है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए था, यहाँ हीमोग्लोबिन होना चाहिए था. सो हीमोग्लोबिन जो है वो उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन्स. ये वही डायग्राम है ऑलमोस्ट जो आपकी बुक में है. दीज आर द अल्फा चेन्स, दीज आर द बीटा चेन्स. और हर चेन, चाहे वो अल्फा चेन है चाहे वो बीटा चेन है, उसमें एक हीम है.
ठीक है जी, यहाँ नजर आ रहा है, ये हीम मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आयरन अटैच, ठीक है जी। ईच चेन इज एसोसिएटेड विद हीम आयरन कंटेनिंग ग्रुप। आयरन कंबाइंस लूजली विद ऑक्सीजन एट हाई PO2। जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे आयरन कंबाइन कर लेता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। 4 ऑक्सीजन कैन बाइंड विद ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। देखिए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक O2 इधर आ जाएगा, एक O2 इधर आ जाएगा, एक O2 इधर आ जाएगा, एक O2 इधर आ जाएगा। It is found in RBCs and it transports oxygen, and it has got less affinity with oxygen. It can lose oxygen at the partial pressure of oxygen of 60 mm of Hg। ठीक है जी, जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगा ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। टिश्यूज में जैसे ही पहुंचेगा वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, 60 mm of Hg पे भी ये ब्रेक डाउन होना शुरू कर जाएगा और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। This is another diagram of the same thing। रेड ब्लड सेल के अंदर बहुत सारे हीमोग्लोबिन है, ये 4 चेन्स और इनके हीम ग्रुप नजर आ रहे हैं। और थोड़ी सी चीज जो यहाँ पे आपको, क्योंकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर, ये देखिए इसमें हेलिक्स जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है हेलिकल शेप में, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। और फिर ये अगर एक चेन को देखें तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, और ये चारों चेन्स मिल गई हैं तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। और ये वही वाली बात जो अभी हमने डिस्कस की थी, 4 ऑक्सीजन अटैच हो गए। ऑक्सीजन लोडेड ये हीमोग्लोबिन है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ऑक्सीजन लोड होता है लंग्स में और अनलोड हो जाता है टिश्यूज में। द नेक्स्ट स्पेक्ट्रल पिगमेंट विच इज मायोग्लोबिन, ये मसल्स में होता है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्राइट रेड कलर के होते हैं। मीट का कलर जो रेड होता है वो मायोग्लोबिन की वजह से होता है। रेड मीट जिसको कहते हैं, रेड मीट में बर्ड्स, मैमल्स इन सब का मीट आ जाता है। सिर्फ जो ट्रू वाइट मीट है वो फिश मीट होता है। फिश मीट में मायोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए वाइट मीट जब भी किसी मेडिकल रीजन की वजह से डॉक्टर एडवाइस करें तो वो बर्ड का यानी चिकन का मीट नहीं होगा बिल्कुल भी, वो फिश का मीट होगा। बहरहाल, सो मायोग्लोबिन क्या है? इट्स अ वन पॉलीपेप्टाइड चेन स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद आयरन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है जी, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कॉइल और फोल्ड हुई, और ये इसमें ग्लोबिन है और साथ ये हीम है। ठीक है जी, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैन बाइंड और अच्छा नहीं, दिस इज सॉरी, ये ग्लोबिन नहीं है, ये हीम है और इसके अंदर ये आयरन है। ये ग्लोबिन नहीं है, ये ग्लोबिन, ये वाली चेन ब्लू से जो शो हुई है, दिस इज ग्लोबिन एंड दिस इज हीम ग्रुप एंड दिस इज आयरन। मायो का वर्ड क्यों यूज है? मायो का वर्ड जो है मसल्स के लिए, आगे जब हम मसल्स को स्टडी करेंगे तो। इट स्टोर्स ऑक्सीजन इन स्केलेटन। हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है और मायोग्लोबिन जो है वो स्टोरेज मॉलिक्यूल। इट हैज गॉट मोर एफिनिटी विद ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच रखता है, तब तक नहीं लूज करता जब तक कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम ना हो जाए। जब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 20 mm of Hg होता है तब ये डिसोसिएट होता है। हीमोग्लोबिन को भी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि वो 60 mm of Hg पे डिसोसिएट हो जाता है और ऑक्सीजन गिव अप कर देता है। ये जो मॉलिक्यूल है ये देर तक ऑक्सीजन अपने पास रखता है, और जब बहुत कम हो जाए ऑक्सीजन स्केलेटल मसल्स में, सिर्फ तब ये अपने ऑक्सीजन को रिलीज करता है 20 mm of Hg पे। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ये मायोग्लोबिन की चेन है, ये हीमोग्लोबिन की 4 चेन्स और हर एक का अपना अपना हीम। ये इसकी एक चेन और इसका एक हीम। ये इसी मॉलिक्यूल को डिफरेंट शेप में रिप्रेजेंट किया गया है। ये इसका हीम ग्रुप है, ये इसका ग्लोबिन है, ये हीम ग्रुप है, ये हीम ग्रुप है, ये हीम ग्रुप है, ये हीम ग्रुप है। लेटेस्ट स्टडी से ये पता चला है कि हीमोग्लोबिन की शेप जो है ना वो थोड़ी सी डोनट शेप है और सेंटर में इसकी स्पेस होती है, और इस तरह ये चारों चेन्स, 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स जो हैं वो ऑपोजिटली अरेंज्ड हैं। और ये मोनोमर है, यानी इसका कोई क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नहीं है मायोग्लोबिन का। ये इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसका फाइनल स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है क्योंकि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, हेट्रोटेट्रामर इसको कहते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट तरह की चेन्स मिलके जुड़ी हुई हैं, टेट्रा का मतलब है कि 4 चेन्स हैं। सो 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स, they are attached with each other to make the hemoglobin molecule.